चलिए देखिए, अब बिहारी लाल सबको अभी अच्छा से होगा। ठंडा में नहीं, थोड़ा बच करके रहो और अच्छा से पढ़ाई करो, पूरा कंबल उम्बल में घुस करके। ठंडा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत आ जाएगा। और एग्ज़ाम से डरने का नहीं है, जितना जान रहे हैं बहुत है, उतना ही जो है बिहार बोर्ड आपको विद्वान घोषित कर देगा। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, पूरा अच्छा से जो टाइम बचा हुआ है मेहनत करिए और एग्ज़ाम जा कर के अच्छा से एकदम दीजिए, बिंदास, कोई टेंशन नहीं। देखिए ये जो प्रश्न है ये क्वेश्चन बैंक का है, 2014 में पूछा हुआ प्रश्न है। 2014 से दो सीटिंग में परीक्षा होने लगा था, 2 पाली होता था। तो ये जो है प्रथम पाली का है, फर्स्ट सीटिंग 2014 का फर्स्ट सीटिंग का है। किसी को कोई दिक्कत? देखिए पहला प्रश्न दे रहा है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद fx बराबर x² + 2x + 3 का मूल हो तो 1/अल्फा + 1/बीटा का मान होगा। ऐसा प्रश्न पिछले बार भी करवा चुके हैं, उसको देखिएगा। तो वहाँ पर भी इस तरह का क्वेश्चन था, 1/अल्फा + 1/बीटा का मान पूछ रहा था। यहाँ पे जो है अलग सा दिया था क्वेश्चन, लेकिन आपको टॉपिक समझना है तब जो है क्वेश्चन बनेगा। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रट लेंगे कि यही क्वेश्चन आएगा तब हमसे बनेगा, यहाँ चेंज कर देगा तो हमसे नहीं बनेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। टॉपिक जो है वो याद रहना चाहिए कि किस तरह का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाया जाता है। जैसे ये बहुपद क्या दिया है, fx बराबर x² + 2x + 3। अब पूछा क्या, 1/अल्फा + 1/बीटा का मान, 1/अल्फा + 1/बीटा। ऐसे करके दिन रात जपते रहेगा माला तो ये बनने वाला नहीं है, क्योंकि अल्फ़ा का मान और बीटा का मान यहाँ से डायरेक्ट आपको पता नहीं चल सकता है। तो इसके लिए पहले क्या करना है, भिन्न का जोड़ करो। तो बीटा एकम बीटा प्लस अल्फ़ा एकम अल्फ़ा बटा अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, बीटा प्लस अल्फ़ा है तो चेंज करके लिखो, तो इसको हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं और नीचे में अल्फ़ा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से जो है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ से निकाल करके लाना है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये ए बी सी अचर का मान हो गया, ए बी सी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का बोलो सूत्र पता है कि नहीं है? याद होगा सबको। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। और ला करके यहाँ पे देखो रख दो, तो b/a तो 2/1 हो जाएगा। तो यहाँ हो गया -2/1, काटेंगे तो ये आएगा माइनस में 2। अल्फ़ा इंटू बीटा c/1 तो 3 और बटा में 1, 3/1 हो गया, काटेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब ला करके यहाँ पर देखो रख दो, अल्फ़ा प्लस बीटा, बोलो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकला है, -2। तो ये हो गया -2, अल्फ़ा इंटू बीटा तो इसको देखिए 3, तो बोलिए -2/3। ये 1/अल्फ़ा + 1/बीटा पूछा था, तो ये पूरा हल करके कितना आएगा, -2/3। ऑप्शन नंबर देखिए कौन सा है, -2/3, ऑप्शन नंबर बी। सिंपल है कि नहीं है? तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा आएगा। तो जब भी 1/अल्फ़ा + 1/बीटा पूछे, डायरेक्ट इसको दिमाग नहीं लगाना है, तुरंत भिन्न का जोड़ करना है और अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल करके जो आएगा यहाँ पे बटा कर दो। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कर द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्य क्या होगा। x² - 3 के शून्य क्या होगा, शून्य का मतलब x का मान पूछ रहा है, x का मान क्या होगा। देखो डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, बराबर कर दो क्या, 0। यहाँ पर बोलो x² माइनस में 3 है, इसको उधर लेकर के जाएंगे तो प्लस में 3 होगा। अब बोलो स्क्वायर हटाएंगे यानी x का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटेगा तो इधर प्लस माइनस रूट लगेगा
अब 3 का रूट नहीं निकलता है, तो नहीं निकलता तो इसी रहेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा √3, अब फिर माइनस में हो जाएगा √3। अलग अलग करके लिखेंगे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो देखो प्लस में √3 माइनस में √3 कौन सा ऑप्शन में है, प्लस में √3 माइनस में √3, ऑप्शन नंबर बी। तो एकदम सिंपल सा है, ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछेगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक, गोल सा रास्ता है। अब 3 धावक मतलब 3 आदमी दौड़ रहा है, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करता है, एक ही जगह से तीनों दौड़ना शुरू करता है। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे 8 घंटे, 3 आदमी हैं, एक आदमी जो बहुत तेज़ दौड़ता है तो ये पूरा चक्कर 3 घंटे में लगा लेता है, और एक जो है थोड़ा स्लो चलता है तो 4 घंटा, उससे जो है स्लो है तो उसको 8 घंटा लग जाता है। तो ऐसे करके जो है तीनों इतना टाइम पे एक चक्कर लगाता है। क्वेश्चन बोला कि तीनों को प्रारंभ ये प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा, यानी कि कितना समय के बाद जो है ये तीनों आदमी एक ही जगह पर मिलेगा। तीनों आदमी पुनः मिलने में लगा समय कितने टाइम के बाद जो है तीनों जहाँ से शुरू किया था वहीं पर आकर के तीनों एक जगह पर एक समय में मिलेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि 3 आदमी शुरू किया दौड़ना, 3 घंटे में 4 घंटे में 8 घंटे में एक एक चक्कर लगाता है, तब बोलिए पुनः उन्हें उसी स्थान पर मिलने में कितना समय लगेगा। तो इसका कुछ नहीं करना, आपको LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। और इसका LCM जो है सिंपल से कितना आ जाएगा, 3 4 और 8 है ना, तो देखो 4 से लगा दो, 4 से लगाएंगे तो 3 4 एकम 4 4 दूनी के 8, तो यहाँ पे आ जाएगा LCM। तो 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 2, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 12 दूनी 24 एकम 24। तो तीनों आदमी प्रस्थान बिंदु पर पुनः कितने समय के बाद मिलेगा, 24 घंटे के बाद। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन पूछेगा, तो कब हमको LCM निकालना है ये ध्यान में रहना चाहिए। तो जब भी अलग अलग समय पर कोई काम हो रहा है और फिर बोलेगा कि एक ही समय पर कितने देर के बाद होगा, तो वैसे में LCM निकालना। जैसे अगर बोलेगा कि 3 घंटी है, अगर उसको बजाते हैं तो 1 घंटी जो है 2 सेकेंड में रिपीट करता है, दूसरा घंटी 3 सेकेंड में रिपीट करता है, चौथा घंटी 4 सेकेंड में रिपीट करता है। ऐसे करके जो है सब घंटी अलग अलग टाइम पे बार बार रिपीट कर रहा है, तो बोलेगा एक ही टाइम पे सब घंटी कब रिपीट करेगा, तो वैसे में भी LCM निकालना है। तो LCM मतलब सिंपल सा है, अलग अलग टाइम पे होगा, फिर बोलेगा एक ही टाइम पे कितने देर के बाद होगा, तो कुछ नहीं करना है, LCM निकाल लेना है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है 2 3 0 3 2 6 का बहुलक है। बहुलक किसको कहते हैं, बहुलक मतलब जो ज़्यादा बार आएगा, सबसे ज़्यादा बार जो आपको संख्या दिखे वही हो जाता है बहुलक। तो इसमें देखिए 2 कितने बार दिख रहा है, 2 दिख रहा है 2 बार, 3 कितने बार दिख रहा है, ये भी 2 बार दिख रहा है, 0 एक ही बार, 6 एक ही बार दिख रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा बार दिखेगा वो बहुलक होता है। तो अब इसमें जो है थोड़ा सा क्वेश्चन ये अलग टाइप का है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन और पूछेगा वो सिंपल तरीका से पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि उसमें एक संख्या जो है सबसे ज़्यादा रहेगा, जैसे इसमें 2 जो है 2 बार है, 3 भी 2 बार है, तो दोनों बराबरे हैं, ज़्यादा कोई नहीं है, ठीक ना। तो ऑप्शन 2 या 3 अगर रहेगा तो उसको मार दीजिए, लेकिन नहीं है, तो इसमें बड़ा कौन है, 2 भी देखो 2 बार है और 3 भी 2 बार है, लेकिन इसमें बड़ा कौन सा है, 3 है, तो ऑप्शन हो जाएगा C नंबर। किसी को कोई दिक्कत। अगला देखो 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। अगर 2 समकोण त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, 2 समकोणिक त्रिभुजों में, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसने कहा था, आर्यभट्ट ने कहा था,
देखो आर्यभट्ट त्रिभुज के बारे में कुछ नहीं कहा था, ये जीरो का खोज किया था। यूक्लिड ने कहा था, नहीं यूक्लिड एक विधि है, यूक्लिड विधि से हम लोग क्या निकालते हैं, HCF, ये क्वेश्चन बताए थे। थेल्स ने कहा था, ये बात किसने कहा था, थेल्स ने कहा था। ये कथन जो है थेल्स का है कि दो अगर समकोण त्रिभुज है तो उनकी संगत भुजाएं सदैव समानुपाती होता है, यानी समान अनुपात में रहता है। उसके बाद है क्या, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस जो है समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला दिया था, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो किसका फॉर्मूला है, पाइथागोरस का। कोई दिक्कत? तो ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गया पूरा अच्छा से। अगला इसका 5 क्वेश्चन और देखिए। अब देखिए कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 से कह रहा है बिंदुओं A 4,5 तथा B 6,5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है। देखिए ये दूरी नहीं पूछ रहा है, मध्य बिंदु कह रहा है कि कितना होगा। तो मध्य बिंदु अगर 2 बिंदु है, एक A और एक B, ये है x1/1, ये है x2/2। अगर 2 बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, मध्य बिंदु हम लोग कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं, देखो x1 + x2/2, दूगों को जोड़ रहा है तो 2 से भाग दो, तो x1 + x2/2, और फिर होता है क्या, y1 + y2/2। बस यही बीच का मतलब सिंपल होता है। x वाला यानी शुरू वाला जोड़ लो, 2 से भाग कर दो, y वाला जोड़ लो, 2 से भाग कर दो, क्योंकि 2 से भाग करेंगे तभी ना एकदम बीच में आएगा। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट, एकदम बीच में आना चाहिए। तो बीच में कब आएगा, जब 2 से भाग देंगे। तो x वाला जोड़ के 2 से भाग, y वाला को जोड़ के 2 से भाग, हो गया मध्य बिंदु। तब इसको डायरेक्ट भी बना सकते, देखिए बिना मतलब पेन उन चलाए डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। ये है शुरू में 4, ये है शुरू में 6, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10। 10 को जोड़ लिए, 10 हो गया। अब 2 से भाग दे दो तो कितना आएगा, 5। तो शुरू में 5 होगा। तो देखो शुरू में 5 कौन सा है, ये है। तो आप ये भी 5 है, लेकिन एक और देख लेते हैं, 5 कौमा, अगला देखो 5 है y का, और यहाँ पर देखो y का मान 5 है। तो 5 और 5 कितना हो गया, 10। 10 को फिर 2 से भाग दो तो 5 आएगा। तो आंसर हो जाएगा 5,5, ऑप्शन नंबर बी। पेन उनका कोई ज़रूरत भी नहीं है। मध्य बिंदु जोड़ा, शुरू वाला जोड़ के 2 से भाग दो, 6 4 10, 10 में 2 से भाग देंगे 5, 5 5 10, 2 से भाग देंगे 5, तो 5,5 आंसर हो जाएगा। और ये भी याद करके रखना है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला x बराबर x1 + x2/2, y बराबर y1 + y2/2 होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात क्या हो। 2 वृत्त है, एक वृत्त है, इसका त्रिज्या मान लेते हैं क्या है, r है। उसके बाद एक और वृत्त है, किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दिया जाए। पहले मान लीजिए त्रिज्या था r, अभी इसका त्रिज्या क्या कर दिया, आधा। आधा मतलब r/2, आधा का मतलब क्या होगा, r/2 कर दिया। तो कह रहा है कि पुराने तथा नए, ये हो गया पुराना पहला का, और ये हो गया नया। तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग अनुपात कैसे निकालेंगे, अनुपात बराबर, पहले पुराना बोला तो ऊपर रखेंगे पुराना वाला, फिर नया बोला तो नीचे रखेंगे नया का। तो ये हो जाएगा पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात पूछ रहा है। तो पुराने वृत्त का परिधि बटा नए वृत्त का परिधि। तो पुराने रहे चाहे नए रहे, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2πr। 2πr, तो यहाँ लिखो 2πr। r की जगह पर क्या है, r है तो r डालो। नीचे देखो 2π, पुराना के लिए लिख रहे हैं 2πr, r के जगह पे r/2। नहीं समझ में आया, ऑब्जेक्टिव के लिए है तब उतना पूरा करेगा, r1 r2 करके नहीं, नए वृत्त पुराने वृत्त उतना लिखेगा तो बहुत लंबा जाएगा। तो डायरेक्ट आप समझिए क्या, अनुपात निकालेंगे। परिधि क्या होता है, 2πr होता है, r के जगह r है तो r रहने दिए। इसका देखो 2πr होता है, r के जगह r/2 है तो r/2 डाल दिए। 2π से बोलो 2π कटेगा, ऊपर बच गया कितना r, और नीचे बच गया r/2।
नीचे कितना बच गया r/2, तो ऊपर में भी कुछ नहीं है तो 1 कर सकते हैं। अब 4 गो हो गया तो देखो 4 गो हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर 2 गो को सेम रहने दीजिए, r/1, ये दोनों चेंज हो जाता है तो r/2 है तो हो जाएगा 2/r, r से r गया, 2/1 कितना बच गया 2/1, तो इसको अनुपात में बदलेंगे तो हो जाएगा 2:1। ऑप्शन मिल रहा है 2:1। अगर यही क्वेश्चन सेम रहता और अगर आपसे पूछ देता ऐसे नए और पुराने का अनुपात बताइए, नए पहले कर देता पुराने बाद में कर देता तो आंसर हो जाता कितना 1:2, चेंज हो जाता। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा अच्छा से कि पहले क्या पूछ रहा है, पुराना का लगाना है कि नया का लगाना है। किसी को कोई दिक्कत है? अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है तो कितना नहीं होगा इसको समझिए। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है 0, 1, 0.2 या -1, तो इसका देखिए प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो PE बराबर होता है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, यही होता है देखिए प्रायिकता का मान। ये क्या है, प्रायिकता का मान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट देख रहा है इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। प्रायिकता का वैल्यू जो होता है 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर, मतलब 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब 0.5, 0.3, 0.8 और 1 भी हो सकता है, और फिर 1 से छोटा भी हो सकता है, लेकिन कभी भी 1 के बाहर नहीं हो सकता, 1 से बड़ा नहीं हो सकता, मतलब 1.1 नहीं हो सकता, 1.01 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से क्या है ज़्यादा है। ये 0 से छोटा नहीं हो सकता है, 0 तक चलेगा, 1 तक चलेगा, 0 के नीचे नहीं हो सकता, 1 के ऊपर नहीं हो सकता है, 0 के नीचे मतलब माइनस में नहीं हो सकता, -1, -2, -3, तो ये सब क्या है 0 से छोटा हो गया। तो 0 से छोटा भी नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा भी नहीं होना चाहिए, 0 तक सही है, 1 तक सही है। अगर 0 होता है तो उसी को कहा जाता है असंभव घटना, या उसको कहते हैं अनिश्चित घटना की प्रायिकता। तो क्या होता है 0, या तो फिर जब निश्चित घटना होता है या तो उसी को कहते हैं संभव घटना की प्रायिकता, तो 1। तो जब प्रायिकता 1 तो यानी कि घटना कैसा है, संभव या निश्चित, और जब 0 तो असंभव या अनिश्चित। लेकिन 0 और 1 के बीच में होता है, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। अब देखो 0 है तो 0 हो सकता है अनिश्चित घटना का, 1 है तो ये भी हो सकता है निश्चित घटना का प्रायिकता। 0.2 है तो 0 से क्या है बड़ा है थोड़ा सा, तो 0 से बड़ा है तो चलेगा, 1 से छोटा है तो भी चलेगा। लेकिन इसको देखिए -1 है तो -1 क्या है 0 के नीचे चला गया, 0 से बाहर है, तो इसका मतलब -1 नहीं हो सकता है। किसी को कोई दिक्कत तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान कितना होगा। √2 cos थीटा बराबर कितना है 1 है, तो थीटा का मान बताइए। पहले √2 को उधर भेजो, तो ये हो गया क्या cos थीटा बराबर 1, अब बटा में कर दो कितना √2। अब देखो cos थीटा बराबर कितना हो गया 1/√2 है, 1/√2 सोचो cos कितना डिग्री का मान होता है, तो बोलिए cos 45 का मान 1/√2 होता है, sin 45 cos 45 दोनों का मान कितना होता है 1/√2, तो cos मिल रहा है तो थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला एक प्रश्न है 10 नंबर को, ध्यान से समझिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आपको हम शॉर्ट में भी बताएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए कैसे बनाया जाता है। ऐसे ये क्वेश्चन आपको कभी कभी 2 नंबर में भी पूछेगा, क्योंकि 2 नंबर के लायक है भी। कह रहा 1 + cot² a, 1 + cot² a, अब बटा में क्या है 1 + tan² a। कह रहा इसका मान बताइए किसके बराबर ये होगा। तो 1 + cot² a, बोलो इसका फॉर्मूला क्या होता है cosec²a, 1 + cot² a बराबर क्या होगा cosec² a, 1 + tan² थीटा या tan² a, तो ये हो जाएगा sec² a।
अब बोलो इसको चेंज कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए है तो इसको लिखेंगे क्या 1/sin स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए को 1/cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। हाँ चलिए बोलिए, कोसेक का उल्टा 1/sin, सेक का उल्टा 1/cos। अब 4 गो हो गया तो इसको जो है ना 2 को सेम रहने दीजिए, 1/sin स्क्वायर ए, ये दोनों को पलट दो गुना में लाके, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए, अब बट्टा में हो जाएगा 1। इसको करेंगे तो ऊपर आ जाएगा कितना cos स्क्वायर ए, और नीचे आ जाएगा कितना sin स्क्वायर ए। तो cos/sin क्या होता है cot, cos/sin cot होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cot, लेकिन दोनों पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा क्या cot स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आपको एग्जाम में अगर सेम टू सेम क्वेश्चन दे तो आपको इतना करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा दिमाग लगाना। तो 1 + cot स्क्वायर ए बटे 1 + tan स्क्वायर ए, ऊपर में cot है ना तो आंसर मारिएगा cot स्क्वायर ए। अगर इसको जस्ट उलट देगा क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अगर उलट करके दे दिया कि 1 + tan स्क्वायर ए ऊपर लिखा, अब बट्टा में 1 + cot स्क्वायर ए नीचे लिख दिया, तो ऊपर में अगर tan स्क्वायर ए है तो आंसर हो जाएगा क्या tan स्क्वायर ए। तो यह है ऑब्जेक्टिव के लिए, और अगर सब्जेक्टिव में देगा तो आपको ऐसे बनाना है, ऐसा समझ में। और ऑब्जेक्टिव में दिया तो ऊपर में cot स्क्वायर है, आंसर मारो cot स्क्वायर, अगर ऊपर में tan स्क्वायर है तो आंसर आएगा tan स्क्वायर। ये NCERT का प्रश्न है, तो इसको दोनों तरह से ध्यान में रखिएगा, समझ में आना चाहिए कि 2 नंबर में दिया तब कैसे बनाना, ऑब्जेक्टिव में देगा तब कैसे बनाना है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी आपका इसका सेकेंड जो पाली है ये हम आपको कल बताएंगे, अच्छा से इसको देख करके और समझ करके रखिएगा।